हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका सब्जेक्ट है, इसे पढ़ते हैं मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है सीधे आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपका इसका पूरा डायग्राम जो है ड्रा करने को आता है और आपको वहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने को आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो थ्योरी ऑफ मशीन का हो, मशीन डिज़ाइन हो, और एक दो वीडियोस आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहां पर जाकर प्ले लिस्ट में इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से वहाँ पर प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन आपको फ्रेंड्स याद करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल इतना याद कर लें कि विथवर्थ क्विक मैकेनिज्म का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपका विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसका उपयोग हम स्वैपर तथा स्लॉटर मशीनों में करते हैं। तो जनरली आपसे पूछ ले कि विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिंपली वे में आप बता सकते हैं कि विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का हम प्रयोग स्वैपर तथा स्लॉटर मशीनों में करते हैं। बाकी आपको यहाँ पर फिगर्स के माध्यम से समझ जाएंगे ये सब, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर कितना अधिक लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर को हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना मुझसे मैक्सिमम हो सकेगा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कि इसमें कड़ी बी फिक्स है। तो बी पॉइंट देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि बी पॉइंट हमारा फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट कड़ी ए हमारी क्रैंक है। तो ये वाला जो आपका ए पॉइंट है, ये हमारा क्रैंक का कार्य करता है। अब क्रैंक क्या होता है? क्रैंक जो एक ऐसा पार्ट होता है जो 360 डिग्री रोटेट कर जाए, वो हमारा क्या है? क्रैंक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं कि वह लिंक या वह कड़ी जो पूर्ण चक्कर लगाती है उसे हम क्रैंक कहते हैं, और जो अधूरा चक्कर लगाती है उसे हम लीवर कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन क्रैंक एंड लीवर आप इसको अच्छे से पढ़ लें कि वह लिंक जो पूर्ण चक्कर लगा दे वो हमारी क्रैंक है, जो हाफ चक्कर लगाए वो हमारी लीवर कहलाती है। तो ए हमारा यहाँ पर क्रैंक को डिनोट करता है। जो ए क्रैंक है आपका पी पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि पी पॉइंट पर दोलन करता है। दोलन करने का मतलब है आपका ऑसिलेट करता है। अब आपने एक पेंडुलम देखा होगा कि यहाँ पर एक आपका धागा होता है, यहाँ पर एक बॉल लटकी होती है, इसको आप खींचकर ऐसे करते हो तो क्या करता है? दोलन करने लगता है। तो सेम कार्य आपका यहीं पर होता है कि बी पॉइंट को फिक्स किया गया है। ए हमारा क्रैंक का कार्य करता है, जो कि पी पॉइंट पर दोलन करता है। दोलन करने का मतलब है ये ऐसे अप एंड डाउन मोशन करता रहता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, कड़ी डी जो आपकी लिंक डी है, ये आपका यहाँ पर लिंक डी दिखाई गई है। कड़ी ए के झिर्री में रेसिप्रोकेटिंग करता है, यानी कि कड़ी ए का जो केसिंग है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये जो आपका कड़ी डी है वो कड़ी ए के केसिंग में क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है। अब रेसिप्रोकेट कैसे मोशन करेगा, इसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। रेसिप्रोकेट मोशन करेगा आपको कुछ इस प्रकार से, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और यहीं से जाकर ऐसे आएगा। तो ये आपका क्या है? रेसिप्रोकेट करता है, इधर जाएगा। तो ये आपका रेसिप्रोकेट करना हो गया। नेक्स्ट समझ लेते हैं, कड़ी ए जो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारी लिंक ए है, ठीक है, कड़ी ए के दूसरे सिरे पर, यानी कि ए का जो दूसरा सिरा, इस वाले की बात कर रहा है कि कड़ी ए के दूसरे सिरे पर कड़ी ए के दूसरे सिरे पर लगे एक लीवर के सिरे पर, देखिए कड़ी ए के दूसरे सिरे पर लगे एक लीवर के सिरे पर काटने वाला टूल लगा रहता है। यानी कि ये आपका
देखिए ए का जो दूसरा सिरा है इसको क्या किया गया है, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से यहाँ पर रैम से ज्वाइंट कर दिया गया है और रैम के आगे आपका टूल लगा है जिसका कार्य होता है काटने का। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी गई है कि कड़ी ए के दूसरे सिरे को कनेक्टिंग रॉड से जोड़कर उसको हम रैम से ज्वाइंट कर देते हैं और रैम के आगे आपका एक काटने वाला टूल लगा रहता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि कड़ी ए के दूसरे सिरे पर यानी कि यहाँ पर लगे एक लीवर के सिरे पर काटने वाला टूल लगा रहता है। तो यहीं पर आपका क्या है, रैम के आगे एक टूल लगा है। अब आगे कह रहा है कि कटिंग टूल क्रैंक सी के घूमने पर पश्चाग्र गति करने लगती है। अब कैसे घूमेगी, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि कटिंग टूल क्रैंक सी, ये जो आपकी क्रैंक सी दिखाई गई, यहाँ पर आपका क्रैंक ए है और यहाँ पर दो क्रैंक बनाए गए, एक क्रैंक ए और एक क्रैंक सी। तो कटिंग टूल जो है क्रैंक सी के घूमने पर जैसे ही आपका ये क्या है, ये इधर को घूमेगा या तो ये इधर को घूमेगा, क्योंकि क्रैंक क्या होता है 360 रोटेट कर जाती है। वह लिंक जो पूर्ण चक्कर लगाती है उसे हम क्रैंक कहते हैं। तो कटिंग टूल क्रैंक सी के घूमने पर पश्चाग्र गति करता है। अब कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका कटिंग टूल जो है क्रैंक सी, जैसे ही मान लीजिए ये घूमकर यहाँ पर आया तो ये क्या करेगा, ये इधर को आएगा तो ये इधर को जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कड़ी जो है कटिंग टूल जो है क्रैंक सी के घूमने पर पश्चाग्र गति करने लगती है। जैसे ही आपका ये क्रैंक पीछे की ओर घूमेगा, ये मान लीजिए यहाँ पर घूम के आए तो ये खींचकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा और ये आपका रैम क्या है, ये यहाँ पर चलाएगा। तो ये क्या है, पश्चाग्र गति करने लगती है। अब नेक्स्ट आपका कहता है कि क्रैंक के अल्फा कोण घूमने पर। अब ये अल्फा कोण का मामला कहाँ से आया, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसा कि कहता है कि क्रैंक के अल्फा कोण घूमने पर, यहाँ पर अल्फा और बीटा कोण को बनाकर दिखाया गया है, आप इसको जरूर बनाइएगा कि क्रैंक ए के अल्फा कोण घूमने पर। जैसे मान लीजिए ये आपका जो क्रैंक सी है ये घूमेगा इस प्रकार से, तो इसको हमने मान लिया अल्फा कोण। अब क्रैंक के अल्फा कोण घूमने पर टूल आगे की दिशा में गति करता है। अब आगे की दिशा में गति कैसे करेगा, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए ये क्रैंक घूमकर ये वाला क्षण यहाँ पर आ गई, तो ये क्या करेगा, रैम आपका भी आगे की ओर गति करेगा, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट है। यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर जाएगा, जिससे क्या है आपका जो रैम है आगे की ओर गति करेगा। वहीं आपका यहीं पर लिखा गया है कि क्रैंक के अल्फा कोण। अब यहाँ पर घूमा तो इसको हम क्या कर मान लेते हैं कि क्रैंक जब हमारा अल्फा कोण घूमा तो टूल जो है ये वाला टूल हमारा क्या है, आगे की ओर गति करेगा। जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि आगे की ओर गति करते हुए कटिंग करेगा। अब यहाँ पर टूल है तो इसका काम क्या है, कटिंग करने का कार्य है। तो जब आपका ये आगे की ओर अल्फा कोण घूमेगा आपका क्रैंक सी, तो ये आपका टूल क्या आगे की ओर काटता हुआ चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि क्रैंक के बीटा कोण घूमने पर घूमते समय टूल पीछे की ओर आता है। अब बीटा कोण कैसे घूमेगा, इसको भी समझ लीजिए। अब बीटा कोण कैसे घूमेगा, मान लीजिए ये आपका घूमकर तो चला गया, लेकिन ये रिटर्न भी तो होगा। तो जब आपका ये क्या करेगा, रिटर्न होगा, क्रैंक ये पीछे की ओर आएगा तो ये क्या करेगा, ये इधर घूमकर चलाएगा। तो वही ये लिखा है कि क्रैंक के बीटा कोण घूमने पर, ये बीटा आपका कोण हो गया। बीटा कोण अब यहाँ पर पहुंच गई है। अब यहाँ से जब लौट कर आएगी तो इसको हमने बीटा मान लिया। तो कह रहा है कि क्रैंक के बीटा कोण घूमने पर टूल पीछे की ओर चलता है। जब ये आपका पीछे की ओर आएगा तो टूल हमारा क्या करेगा, ये भी पीछे की ओर मूव करेगा। तो वही आपका लिखा गया है कि क्रैंक के बीटा कोण घूमते समय टूल पीछे की ओर गति करेगा, अतः अल्फा कोण में लगा समय काटने की क्रिया में लगा समय तथा बीटा कोण घूमने में लगा समय टूल की वापसी में लगा समय होता है। इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या था, बी पॉइंट था, बी पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया था, बी पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया था, ए पॉइंट को हमने क्या किया था, क्रैंक मान लिया था। ठीक है, ए पॉइंट को हमने क्रैंक मान लिया था और जो हमारा क्रैंक था वो क्या कर रहा था, पी पॉइंट पर ऑसिलेट कर रहा था, यानी कि कुछ इस प्रकार पेंडुलम की तरह गति कर रहा था, अप एंड डाउन।
जो आपकी कड़ी जो आपकी लिंक डी है वो क्या है, एक एक केसिंग में, यानी कि एक ही झर्री में, या इसी को हम इंग्लिश में केसिंग बोलते हैं, तो एक ही केसिंग में रेसिप्रोकेटिंग करेगा। रेसिप्रोकेटिंग मतलब ये जो आपका पार्ट्स अलग से दिख रहा है ये इतने में ही रेसिप्रोकेटिंग करता रहेगा। ठीक है, फिर कड़ी एक, अब यहाँ पर देखिए कड़ी एक के दूसरे सिरे को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से रैम से जोड़ दिया गया है, और रैम पर क्या है, एक काटने वाला कटिंग टूल लगा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जैसे ही आपका क्या है कि आपका जैसे ही क्रैंक घूमेगा तो क्या करेगा, आपका टूल पीछे की ओर गति करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही आपका क्रैंक कुछ इस प्रकार मूव करेगा। तो नेक्स्ट आपका बताया गया कि क्रैंक के अल्फा कोण घूमने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारा क्रैंक घूमकर इधर जाता है तो इसी को ही हम अल्फा कोण मान लेते हैं, जिसको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है कि क्रैंक के अल्फा कोण घूमने पर जो हमारा टूल है वो आगे की ओर गति करते हुए चलता है, काटते हुए। नेक्स्ट आपका कहा गया है कि क्रैंक के बीटा कोण घूमते समय टूल पीछे की ओर गति करता है। बीटा कोण मतलब ये हमारा घूमकर यहाँ चला आया, एक राउंड घूम लिया, अब ये रिटर्न भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से घूमकर मान लीजिए यहाँ पर चला गया। अब ये 360 तो जाएगा नहीं, ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये घूमकर फिर से पीछे आएगा, तो इसीलिए आपका क्या है कि रैम भी पीछे की ओर गति करेगा। तो वही आपका लिखा गया है कि अल्फा कोण में लगा समय काटने में लगा समय होता है। जैसे मान लीजिए आपका आगे गया तो यहाँ पर आपका जो भी मेटल रखा है इस टूल से कटेगा, तब जब कटेगा तो अल्फा कोण में लगा समय काटने में लगा समय होता है, और बीटा कोण में लगा समय जो है क्या, टूल के वापस आने में लगा समय होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि बीटा कोण जो है सदैव अल्फा से कम रहता है, क्योंकि जो है देखिए काटने में समय अधिक लगता है और लौटने में समय आपका कम लगता है। तो वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी गई है कि बीटा कोण सदैव अल्फा से कम रहता है, इसलिए वापसी जो है काटने वाले स्ट्रोक में लगे, आगे देख लेते हैं, समय की अपेक्षा शीघ्र होती है। कहने का हमारा मतलब है कि जो हमारा काटने में जो लगा समय है वो क्या है, लौटने में लगे समय से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि हमें काटने में अधिक समय लगता है और लौटने में वहां पर कम समय लगता है। यही हमारा जो मैकेनिज्म होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहलाता है। इसी को हम हिंदी में द्रुत वापसी यंत्र विन्यास बोलते हैं। तो ये इतना सा ही टॉपिक था, और आगे छोटा सा पॉइंट लिखा है कि अल्फा तथा बीटा के अनुपात को पिन की स्थिति ऊपर नीचे कर कर परिवर्तित कर सकते हैं। अब पिन की स्थिति जैसे ही आपकी यहाँ पर पिन लगी है, अब इसको क्या कर दें कि इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, या इसी को हम छोटा करके यहाँ पर कर दें, तो इन अल्फा और बीटा के जो कोण बनते हैं इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो फ्रेंड्स आपको मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ से आपका 5 नंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये छोटा सा टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो इसको एक बार आपको ना समझ में आया तो आप वीडियो 1 या 2 बार रिप्ले कर कर देख सकते हैं। बाकी आपको इसकी जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दें, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।